हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग समझेंगे कंपटीशन का ही एक और हिस्सा है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या बताता है हमें? सबसे पहले इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि कंडीशन ये है कि फूड जो है यानी रिसोर्स वो लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स रहेगा। कंडीशन ये कहता है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी लागू होता है जब रिसोर्स लिमिटेड रहेगा। अब सर रिसोर्स लिमिटेड होगा तो क्या होगा? तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड रहेगा, अगर वहां पर दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेगा, कंपटीशन करेगा, तो दोनों में से जो इंफेरियर है, यानी दोनों में से जो सुपेरियर और इंफेरियर में जो कंपटीशन होगा, तो जो इंफेरियर है वो या तो रिमूव हो जाएगा या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर लिमिटेड रिसोर्स में दो स्पीसीज का कंपटीशन हो, उसमें जो इंफेरियर रहेगा वो या तो रिमूव हो जाएगा या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। चलिए रिमूव वाला भी एक एग्जांपल देखते हैं कि कहां ऐसा हुआ कि दो स्पीसीज इंटरेक्ट करते करते जो इंफेरियर था वो रिमूव हो गया, और वो भी देखेंगे कहां से एकदम विलुप्त हो गया। मैं अगर इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्कॉटलैंड का रॉकी इंटरटाइडल एरिया चलते हैं, यानी वहां का इंटरटाइडल एरिया में हम लोग जा रहे हैं। ये समंदर है और ये आपका रॉकी इंटरटाइडल एरिया है स्कॉटलैंड का। अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि वहां पर जो है दो स्पीसीज रह रहा है, उसमें से सुपेरियर है बार्नेकल बेलानस और एक है बार्नेकल चैथलेमस। ये दोनों ही बार्नेकल का ही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज है। एक है बार्नेकल बेलानस और बार्नेकल चैथलेमस, ये दोनों जो है अलग अलग स्पीसीज है। ये दोनों इसमें से ये सुपेरियर है, यानी जो बेलानस है वो बड़ा है, सुपेरियर है, और ये बार्नेकल चैथलेमस ये इंफेरियर है। अब दोनों का जो फूड है वो कॉमन है और लिमिटेड है, और दोनों फूड के लिए लड़ेंगे तो भाई जो सुपेरियर है वो रहेगा और इंफेरियर वहां से रिमूव हो जाता है। यानी जैसे यहां पर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे वहां से इंफेरियर ऑटोमेटिक वहां से निकल के आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं ये बार बार वहां से? क्योंकि बार्नेकल बेलानस जो है वो सुपेरियर है, और जब कंपटीशन होता है तो ये सुपेरियर इसको रिमूव कर देता है। तो कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट ये बताता है, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट वहां पर क्या गया, गॉस का नियम ये कहता है कि जब रिसोर्सेस लिमिटेड रहेगा तो दो में से जो इंफीरियर रहेगा या तो उसको भागना पड़ेगा चाहे खत्म होना पड़ेगा। भागने का एग्जांपल हम लोग देख लिए स्कॉटलैंड का रॉकी इंटरटाइडल एरिया में। अब एक्सटेंड कहां पर हुआ इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। गैलापागोस आइलैंड जो है, गैलापागोस आइलैंड में बहुत टॉर्टोइज रहता था। अब देखिए इस टॉर्टोइज का नाम है एबिंगडोंग टॉर्टोइज। यहां पर बहुत ज्यादा टॉर्टोइज रहता था, यहां पर कोई दिक्कत नहीं था, आराम से ये लोग टॉर्टोइज जो है वो घास खाते थे वहां पर। मतलब गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइज घास खाते हुए बहुत ज्यादा टॉर्टोइज रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इंसान ने वहां पर गॉड का इंट्रोडक्शन किया, यानी वहां पर बकरी भेज दिया। अब सोचिए यहां आइलैंड में जब कछुआ रह रहा था कोई दिक्कत नहीं, खाना खा रहा था, वही घास था। अब गोट आ गया तो अब खुद सोचिए ये दोनों का ही फूड कॉमन हो गया, यानी ये भी ग्रास खाएगा और ये भी ग्रास खाएगा। और जब दोनों घास खाएगा, दोनों में सुपेरियर कौन है सर? गोट है सर सुपेरियर। तो देखा गया कि कुछ ही दिनों में, यानी लगभग एक दशक के अंदर, यानी 10 साल के अंदर, लगभग वहां का जो टॉर्टोइज था वो एक्सटिंक्ट हो गया। यानी रिमूव नहीं हुआ, खत्म हो गया। खत्म किसने किया? इन बकरियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये दोनों में ये कौन है? सुपेरियर है और ये इंफेरियर है। तो गॉस का यहां पर भी
जो उसका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यहां भी लागू हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जब दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे उसमें जो सुपेरियर रहेगा वो रहेगा और इन्फेरियर के साथ दो चीज होगा, या तो इन्फेरियर रिमूव हो जाएगा जैसे यहां हुआ, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया जैसे गैलापागोस आइलैंड में हुआ। यानी यहां पर गॉट का जैसे हम इंट्रोडक्शन करवाए तो गॉट और ये टॉर्टोइज इसका सेम फूड था तो कंपटीशन होगा तो वहां तो टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गया 10 साल के अंदर। अब देखिए एक और टर्म है कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये टर्म क्या है, इस टर्म को हम लोग समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सुपेरियर अगर नहीं रहता है तो जो इंफेरियर होता है वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित रहता है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं वुल्फ और लायन का, तो ये दोनों में अगर मैं बात करूं कंपटीशन अगर होगा फूड को लेके तो ये सुपेरियर होगा और ये इंफेरियर होगा। यानी ये बड़ा है ये छोटा है पावर में। तो ये अगर मैं वुल्फ का बात करूं तो इसका ज्योग्राफिकल रेंज यहां तक है, यानी एक लिमिटेड जगह तक ये जाता है, खाता है, पीता है। इसको पता रहे कि जिधर लॉयन रहता है उधर ये जाएगा, झांक के देखेगा भी नहीं। बट अगर एक्सपेरिमेंटली हम लॉयन को हटा दें तो इसका जो है ज्योग्राफिकल एरिया खतरनाक तरीके से बढ़ता है, यानी इसका चलने फिरने का रेंज एकदम से ड्रामेटिकली बढ़ जाना। यानी इंफेरियर को रखकर सुपेरियर को हटा देने से सुपेरियर का ज्योग्राफिकल रेंज अचानक से दौड़ धूप करने का इलाका बढ़ जाना, यही कॉम्पिटिटिव रिलीज कहलाता है। यहां पर सुपेरियर है लायन प्रेजेंट है, इंफेरियर है वुल्फ इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। वुल्फ यहां पर अपने आप को बहुत कम स्मॉल एरिया में रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। हमने जैसे लायन को रिमूव किया सुपेरियर खत्म, तो सो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ इंफीरियर इंक्रीज जेस ड्रामेटिकली, यानी खतरनाक तरीके से यहां पर वुल्फ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लायन नहीं है। यही है कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब हम वहां से सुपेरियर को हटा लेते तो फिर इंफीरियर कुछ ज्यादा ही मस्ती करता है। अब देखिए वेज ऑफ रिड्यूसिंग कंपटीशन, कंपटीशन को घटाने का कुछ कुछ तरीका भी है। भाई कंपटीशन के लिए फूड रिसोर्स वगैरह अनलिमिटेड है, बट कॉमन है तो कंपटीशन होगा तो हम उसको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन अनलिमिटेड रिसोर्स है, यानी रिसोर्स अनलिमिटेड है बट कॉमन है तो जैसा आपने देखा इंटरफेरेंस कंपटीशन में वहां पर हो रहा था, तो नीचे ओवरलैपिंग होगा। भाई जब कॉमन फूड है, फूड खाने आएगा दोनों का नीचे, वहां पर ओवरलैप होगा तो भाई कंपटीशन होगा। तो हम रिसोर्स को अगर पार्शनिंग कर लेते, यानी अगर हम बंटवारा करके खाए, जैसे कि इंफीरियर कंपटीशन में ऐसा नहीं हो रहा था, मिल बांट के नहीं खाया, अगर वहां पर भी रिसोर्सेस पार्शनिंग हो जाता तो लॉयन का और वुल्फ का बीच में कंपटीशन नहीं होता। बट अगर रिसोर्स पार्शनिंग हम करते हैं तो कंपटीशन कम होता है। इसका एग्जांपल है मैक ऑथर्स अपना बुक्स में लिखते हैं, उसके स्टडी में यह पाया गया है कि वर्बलर नामक बर्ड, यानी वर्बलर का एक पक्षी होता है, इसका 5 स्पीसीज, अलग अलग 5 स्पीसीज एक ही पेड़ में एग्जिस्ट करते हैं। सर कंपटीशन, ये लोग कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, यानी ये लोग चालाकी से कंपटीशन नहीं करते हैं। कैसे कंपटीशन को रोकते हैं? ये लोग रिसोर्स को पार्शनिंग कर देते हैं, यानी उस पेड़ में ये लोग अपना बिहेवियर अलग अलग तरीके से शो करते हैं, खाने का अंदाज अलग अलग। मानिए किसी को बोल रहा है देख तुम फ्रूट खाएगा तो फ्रूट खाओ, एक बोले ठीक है, बोले एक काम करो तुम फ्लावर खाना, बोला हाँ, बोले तुम इंसेक्ट खाएगा, बोले यस, बोले एक काम करना तुम प्लांट सेप खाएगा, बोला हाँ। तो इस प्रकार से ये लोग अपना फूड को इस तरीके से बांट लिया है, अपना रिसोर्स को ये लोग पार्शनिंग कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, इसीलिए ये लोग एक साथ रह पा रहे हैं। कंपटीशन होने के बावजूद ये लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। फीडिंग टाइम भी अलग अलग कर लिए हैं कि ना जाएंगे ना झगड़ा होगा, ना एक साथ जाएंगे ना लड़ाई होगा, अपना टाइम ही बदल लिया फीडिंग का। भाई तू दोपहर को खाना खाएगा, ये स्पीसीज बोले ठीक है, बोले तुम 3 बजे खाएगा, ठीक है, वो 10 बजे रात को, ठीक है। तो ये लोग फीडिंग टाइम, फॉरेगिंग पैटर्न, अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न ये लोग का अलग अलग कर लिया है कंपटीशन को हटाने के लिए। कंपटीशन कम होगा तो कोई एग्जिस्टेंस का चांस ज्यादा होगा, यानी साथ में रहने का चांस ज्यादा होगा। तो यार ये लोग क्या क्या कंपटीशन को हटाया, क्या करके? रिसोर्सेस पार्शनिंग करके। आपको ये बताएगी कि रिसोर्सेस पार्शनिंग करके कौन अपना कंपटीशन को हटाता है, तो वो वर्बलर बर्ड, इसका 5 स्पीसीज सिंगल ट्री में रह लेता है कंपटीशन कम करके। तो बच्चों हम लोग यहां तक कंपटीशन खत्म कर चुके हैं।
अब हम लोग आगे कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, एक एक करके मैं कुछ आपको टर्म बताऊंगा और फिर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसके पीछे जो भी पढ़ाया गया आप लोग सब चीज को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग यहां पर कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। और अब हम लोग कंपटीशन खत्म कर दिए, एमेंसलिज्म खत्म, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इंटरेक्शन सब खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। सर ये टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़े सर, क्या जरूरत है? अभी जो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जब हम लोग आगे जाएंगे ये सारा टर्म आपके पास आएगा और आएगा तो हमें समझना भी जरूरी है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इकोटोन या फिर बात करें टेंशन जोन। बच्चा आपको पता है जो इकोटोन है या फिर टेंशन जोन है, हम लोग दो इकोसिस्टम के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया है, यानी मानिए अगर मैं एक इकोसिस्टम मानूं ये, यानी अगर मैं मानूं ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, यानी ये वाला पानी इलाका है और ये वाला है आपका टेरेस्ट्रियल यानी फॉरेस्ट है, तो जरूर इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा जगह होगा जहां थोड़ा थोड़ा पानी रहे, थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट रहे, उससा वैसा इलाका को हम लोग बोलेंगे इकोटोन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे लिटोरल जोन। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपको डिटेल से पढ़ा दिया गया है। लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, लिटोरल जोन आप देख चुके होंगे, या फिर नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो सब देखते रहिए, वहां ये सब क्लियर किए। ओवरलैपिंग इन बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एस्चुरीज, एस्चुरीज का मतलब ओवरलैपिंग बिटवीन मैराइन एंड फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर ये एक अलग ही इकोसिस्टम है, यानी समंदर का पानी जो है वहां पर वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो मैराइन फिशेस है, यानी मैराइन फिशेस यहां रहेंगे। और जो रिवर है वहां का पानी अलग होता है, यानी रिवर एक अलग इकोसिस्टम, रिवर का वाटर एक अलग इकोसिस्टम है और मैराइन वाटर एक अलग इन्वायरमेंट का अलग इकोसिस्टम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, मानो कि ये समंदर है और ये नदी है, यानी दोनों मैराइन वाटर और वहां पर एक्वा जो फ्रेश वाटर है, रिवर का वाटर, वहां ओवरलैप हो जाता है, यानी इस जगह में समुद्री खारा पानी भी है और नदी का फ्रेश पानी भी है, तो ये फिर बन गया आपका फिर इकोटोन। वहां पर फिर दो इकोसिस्टम ओवरलैप कर गया, वहां पर दो इकोसिस्टम जाके मिल गया। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि जो मैराइन वाटर है, ओशियन का जो पानी है, वहां पर मैराइन फिश मिलेंगे, फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर फिशेस मिलेंगे, लेकिन इस इलाका में दोनों मिलेंगे, यानी दोनों माहौल है यहां पर। तो इसीलिए माना जाता है कि जो इकोटोन होता है वहां पर डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहां पर दोनों प्रकार का माहौल बना हुआ है। वहां आपका फ्रेश वाटर भी है और वहां पर मैराइन वाटर भी है। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं वेटलैंड्स। ये भी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक से ही बनता है, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के बीच में जो एक ओवरलैपिंग जोन होता है वो आपका वेटलैंड है। इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वेटलैंड। दुनिया में जितना भी जमीन है उसमें से 6% जमीन सिर्फ वेटलैंड है। सर ये वेटलैंड क्या होगा? वेटलैंड दो प्रकार का होगा, स्वैम्पी और मार्शी। स्वैम्पी और मार्शी, अगर मैं बात करूं ये वाटर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, समंदर मानिए, रिवर मानिए, तालाब मानिए, ये वाटर बॉडी है। और यहां पर अगर जो है ट्री एक जगह ऐसा जरूर होगा जहां पर ट्री और वाटर मैच करेगा, उस जगह को हम लोग बोलेंगे स्वैम्पी वेटलैंड, यानी ट्री और वाटर का कॉम्बिनेशन, ये ट्री वाटर, ये हो गया आपका स्वैम्पी वेटलैंड। यानी यहां पर जो है एक तरीके से मानिए दलदल टाइप से है, दलदल है यहां पर, यानी यहां पर पानी और वाटर एकदम बैलेंस है, लेकिन यहां पर आपको ऐसा मिलेगा एकदम जाने से वहां घुसना भी नहीं है, हम नहीं घुस सकते, वहां पर दलदल टाइप से। और यहां पर ऐसा होगा, यहां पर भी यही है, लेकिन यहां पर श्रब और वाटर होगा, यहां पर ट्री और वाटर होगा। अब देखिए वेटलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज किडनी ऑफ अर्थ। इसको हम लोग अर्थ का किडनी भी बोलते हैं। अब अर्थ का किडनी क्यों बोलते हैं, इसका हम लोग रीजन देखते हैं। देखिए वेटलैंड में क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट आएगा अभी, वे हेल्प्स टू क्लीन एंड प्यूरिफाई वाटर। अभी इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका रीजन समझने के लिए कि हम लोग इसलिए इसको देखिए, हमारा किडनी का काम क्या है, हमारे अंदर का ब्लड को प्यूरिफाई करना। उसी प्रकार जो वाटर को प्यूरिफाई करने में वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल है, यानी वेटलैंड्स क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। अब कैसे प्यूरिफाई करते हैं इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोम नाम का है, वहां पर कैसे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसमें हम लोग इसका पूरा और डिटेल में समझेंगे कैसे होता है। आप ये याद रखिए कि वाटर प्यूरिफिकेशन में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में वेटलैंड्स का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको किडनी ऑफ अर्थ। अब देखिए
वेटलैंड्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हाईली प्रोडक्टिव प्रोवाइड फूड, ये हाईली प्रोडक्टिव होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का इकोटोन है, और इकोटोन होगा तो और सबसे ज्यादा यहां पर आपका जो स्पीसीज वगैरह है ज्यादा होगा। और प्रोवाइड फूड, यहां से बहुत प्रकार का फूड भी मिलता है, और हैबिटेट भी, यानी अब देखिए यहां पर फूड कैसे मिल सकता है, इसका आंसर आ गया है, यहां आ रहेगा, हेल्प टू कंट्रोल फ्लडिंग। ये तो अब यहां पर जो होता है, जो वेटलैंड्स है, यानी ये जो इलाका है, मानिए ये इलाका, यहां पर फ्लड्स वगैरह रोकने में वेटलैंड्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि वेटलैंड्स का इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि एक्सेस वाटर को होल्ड कर सकता है, यानी अगर इधर का पानी कभी इधर जाने का कोशिश करे तो ये दलदल में बहुत सारा पानी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या करता है, फ्लडिंग से हमें बचाता है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, यानी ग्राउंड वाटर इससे धीरे 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 ग्राउंड के अंदर से रिचार्ज होता है। हेल्प टू क्लीन एंड प्यूरिफाई वाटर, ये प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशरीज। देखिए फिशरीज के लिए बोटिंग, अच्छा पूरा पानी होता तो फिशरीज संभव नहीं होता, बोटिंग भी संभव नहीं होता। यहां से यहां आराम से बोटिंग कर सकते हैं, यहां से जा सकते हैं। या फिर अगर बात करें कि नेचर का स्टडी करने के लिए आप आराम से इसमें जा सकते हैं, एकदम से यहां नहीं डूब रहा है। तो ये सबसे हम लोग बोल सकते हैं फिशरीज के लिए, या फिर और कोई एक्वाटिक लाइफ के लिए, जिससे हम लोग को कोई एक्वाटिक और सामान जिससे हम लोग खाते पीते हैं, वो यहां से आराम से हम लोग कैच कर सकते हैं, यहां से आराम से हम लोग नेचर का स्टडी भी कर सकते हैं, और यहां से हम लोग आराम से बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोला गया कि हाईली प्रोडक्टिव और प्रोवाइड फूड या फिर हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स का यहाँ हैबिटेट भी है, रहता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ ट्री के कॉम्बिनेशन में है, वाटर, ट्री भी है, वाटर भी है, यहाँ पर श्रब्स भी है, एकदम से पानी भी नहीं, एकदम से जंगल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोग वेटलैंड्स अच्छे से समझ चुके होंगे, और अब हम लोग वेटलैंड खत्म हुआ, इकोटोन में ही ये एग्जाम्पल था। दूसरा पॉइंट है हैबिटेट, फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिजिकली जितना एरिया वो कवर करता है वो उसका हैबिटेट है। अगर मैं बात करूं फिश जाएगा तो जाएगा कहां, वाटर में उछल कूद करेगा, तो फिश का हैबिटेट वाटर है, लायन फॉरेस्ट है। अब देखिए सिंपल एड्रेस जो होता है हमारा, नॉर्मल एड्रेस, वो हैबिटेट बोलते हैं। माइक्रो हैबिटेट, प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट स्पेंड इट्स मैक्सिमम टाइम। एक ऑर्गेनिज्म जहां मैक्सिमम समय गुजारता है। देखिए ये फिजिकल हैबिटेट में ये जहां तक अपना जाता है, बट मैक्सिमम समय जहां पर वो रहता है वो उसका माइक्रो हैबिटेट है। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। यानी किसी एक एरिया का बहुत दिन तक एवरेज लेंगे वेदर का, और उसके बाद जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका आएगा क्लाइमेट। अब देखिए माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट जस्ट आउटसाइड होम रेंज, यानी होम रेंज के बाहर का जो क्लाइमेट है वो माइक्रो क्लाइमेट है। अब सर होम रेंज क्या है? होम रेंज ये है जहां जहां जाकर अपना जरूरत पूरा करे। एक ऑर्गेनिज्म जहां जहां जाकर, या हिंदी लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आए, एक ऑर्गेनिज्म जहां जहां जाकर अपना जरूरत को पूरा करता है वो उसका होम रेंज है। और होम रेंज के बाहर आप खुद सोचिए, एक खरगोश का होम रेंज कम होगा, डियर का होम रेंज ज्यादा होगा, लायन का और ज्यादा होगा। तो होम रेंज मतलब जहां तक जाके वो अपना जरूरत पूरा करे, वहां तक का क्लाइमेट उसके लिए माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे हैबिटेट, फिजिकल एरिया, माइक्रो हैबिटेट मतलब वो जहां मैक्सिमम टाइम बिताए, क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन, माइक्रो क्लाइमेट जस्ट आउटसाइड होम रेंज का जहां जहां जाके एक ऑर्गेनिज्म अपना जरूरत को पूरा करे। ठीक है बच्चों, हमने आपको हर चीज बता दिया, एक एक चीज। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा इकोसिस्टम, लेकिन हाँ इकोसिस्टम शुरू होने से पहले आपको फिर से हर एक वीडियो को देखना है। इस बार आपको रिवाइज करना जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ते गए और इधर से भूलते गए। एक एक चीज को समझिए, नोट डाउन कीजिए, लिखिए, और हाँ नोट्स जरूर तैयार कीजिए। नोट्स अभी आपको लग रहा होगा कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब आपका एग्जाम होगा आपको लगेगा कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब कुछ आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे पता चला इसका बत्ती गुल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आप पर भरोसा है, आप हर एक चीज को नोट्स बनाने, नोट्स के साथ चलते हुए हर एक चीज को लिख रहे हैं, हर एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ लाइक जरूर कीजिए।